दोस्तों नमस्कार। भारत अपनी डिफेंस और डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसके अंदर देखा गया कि किस तरीके से हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने वहां पे कमाल दिखाया, पाकिस्तान को धराशायी कर दिया, 9 एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 9 उनके टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके अंदर जो मेन रोल था वो था फ्रेंच रफाल फाइटर जेट का, जिसको पाकिस्तान कहता है कि हमने 6 गिरा दिए थे। अगर हमारे जेट फेल होते तो हम फ्रांस से दोबारा जेट ना लेते। इससे पहले जब हमने बालाकोट पे स्ट्राइक की थी तब इंडिया को लगा कि हमारे पास सबमरीन की शॉर्टेज है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे इंडिया ने एक 25 सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें से 12 सबमरीन इंडिया के अंदर बनाई जाएगी जो न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, जिसमें जर्मनी भी साथ देगा, जिसमें फ्रांस के साथ भी हमने एग्रीमेंट साइन किया। $31 बिलियन का प्रोजेक्ट था। लेकिन अब इंडिया यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने एक गवर्नमेंट को ऑर्डर प्लेस कर दिया है, एक डायरेक्शन दे दी है कि हम 114 रफाल खरीद लेना चाहते हैं अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, क्योंकि ये जल्दी भी होगी और यहाँ पे सामान भी सस्ता मिलेगा कोई मिडल मैन भी नहीं होगा। और गवर्नमेंट को जो किया है, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली है, यानी कि 114 रफाल फाइटर जेट का, और वो बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर। उन्होंने इंडिया के अंदर पहले मेंटेनेंस का प्लांट बना के रखा है और बहुत सी चीजें इंडिया के अंदर तैयार हो चुकी है। तो इंडिया इस टाइम पे ऑर्डर देने जा रहा है फ्रांस को 114 रफाल जेट का। साथ ये भी बात चल रही थी कि हमें इंडिया को 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए। कभी Su-35 की बात चल रही थी, कभी चल रही थी Su-57 की, लेकिन इंडिया ने F-35 को रिजेक्ट कर दिया और अब ये कह दिया कि हम Su-57 लेना चाहते हैं। 8 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 से 20 एयरक्राफ्ट होते हैं। 2 स्क्वाड्रन हमको डायरेक्टली दी जाएंगी जो रशिया के अंदर बनी हुई है, और 6 स्क्वाड्रन इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी। इस पे भी काम चल रहा है। साथ में तेजस को बनाने का काम चल रहा है। सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि हम कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन करें, कैसे हमारी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करें। हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, जो डिफेंस की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं, डिफेंस के इश्यूज पे अच्छी नॉलेज रखते हैं, और है तो डायरेक्टर बॉलीवुड के अंदर, लेकिन ये हर एक चीज में चाहते हैं कि मेरे को नॉलेज हो, मेरे को और ज्यादा पकड़ो चीजों के ऊपर, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म पे बनाना चाहता है तो उसको इंटरनेशनल, नेशनल और बाकी इश्यूज की भी नॉलेज होनी चाहिए। उदय शंकर पाली जी, आप क्या बोलेंगे जो इंडिया अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने जा रहा है? देखिए सर, हमारी जो लीडरशिप है दैट इज अंडर मोदी जी, तो उनका मेन इम्पोर्टेंस है कि मेक इन इंडिया और किस तरह से हिंदुस्तान की जड़ों को मजबूत किया जाए। तो मेक इन इंडिया और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो, और ऐसा नहीं कि जिस तरह से रफाल ने या अमेरिका करता है, ब्लैकमेल करता है लास्ट मोमेंट पे आके, हम ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे। भाई हमें वो नहीं चाहिए। हमारे पास आज पूरी क्षमता है पैसे खर्च करने की, और हमारे पास पूरी मतलब पूल ऑफ टैलेंट है हमारे पास। हाँ, तो मतलब ये है कि वो SU जो रशियन प्लेन लेंगे तो हो सकता है कि उससे बेटर बना ले यहाँ पर हिंदुस्तान में आज इतना ब्रेन, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं आके, तो दैट इज देयर। तो जो भी है लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे हमें काम करना है। वी आर नॉट लुकिंग एट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बेनिफिट्स। तो आई एम श्योर ये जो 3 एनिमीज, जो 3 एनिमीज में से एक एनिमी तो हमारा दोस्त हो गया अभी, अब वो कब तक दोस्त रहेगा देखा जाए, लेकिन हमें तो अपने डिफेंस को एकदम पूरा पावरफुल रखना पड़ेगा अगेंस्ट दीज 3 कंट्रीज। तो वो कर रहे हैं सर। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव फुल ट्रस्ट इन आवर लीडरशिप एंड व्हाट दे विल डू, एंड देयर विल बी नो करप्शन एंड डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा, एंड आई एम श्योर इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। देखो उदय, एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में क्या होता है कि उसके अंदर कोई मिडल मैन नहीं होता, करप्शन का चांस नहीं होता। जैसे हमने पिछली रफाल की डील की थी, इससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो मिडल मैन को यूज करती थी पैसे खाने के लिए, और कई बार वो डील फाइनलाइज नहीं होती थी क्योंकि बीच में से लीक हो जाता था। और जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनके अंदर गवर्नमेंट का भी थोड़ा रोल होता है। इंडिया अब 114 फाइटर जेट लेने जा रहा है फ्रांस से, रफाल लेने जा रहा है। हमारे पास 31 स्क्वाड्रन थी, 2 हमारे स्क्वाड्रन MiG-21 की रिटायर हो चुकी है, तो हमारे पास रह गई 29 स्क्वाड्रन। पाकिस्तान के पास है 25 स्क्वाड्रन, और चाइना के पास 2000 फाइटर जेट्स हैं। हमने जो हमारी जो मिनिमम रखी थी प्लान, वो थी जो हमने नीचे से रखा था कि हमारे पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए ताकि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों से लड़ सके। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइना लड़ा तो नहीं, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को पूरी हेल्प की, सैटेलाइट की इमेजेस उसको दी, पूरी इंफॉर्मेशन दी, पूरा उनको गाइड किया, पूरी सपोर्ट दी, मिसाइलें दी।
तो चाइना इवन पाकिस्तान को 40 उनके 5th जनरेशन के फाइटर जेट देने को तैयार है बहुत जल्दी। तो इंडिया के लिए चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने कहा 29 स्क्वाड्रन्स हैं। जब 114 रफाल खरीदे जाएंगे तो हमारे पास और ज्यादा प्लेन आएंगे, वो भी ठीक है। लेकिन साथ में तेजस बन रहे हैं, तेजस की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है और तेजस की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, क्योंकि आर्मी ने इसके ऊपर एयरफोर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है। वो पहले किया था 87 तेजस MK1A का, फिर 93 93 तेजस MK2 का, MK1A का ही, यानी कि 180 दोनों प्लेन बनेंगे इंडिया के अंदर। तेजस ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है। तेजस के 3 प्लांट है जहां से प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया और हर एक जगह में 8-8 प्लेन बनेंगे हर एक साल के अंदर, जिसको बाद में इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर GE के इंजन लगेंगे, जो अमेरिकन इंजन है, वो हमें डिले कर रहे थे 1 साल से। लेकिन अब उन्होंने हमको कह दिया कि हम आपको देंगे और दे भी रहे हैं, और 2 इंजन देंगे, हर 10-12 इंजन देंगे हर एक साल के अंदर, यानी कि हम 12 तेजा बना पाएंगे। जबकि हमारी कैपेसिटी है 24 इंजन, 24 फाइटर जेट को बनाने की, वो पूरी नहीं कर पाएंगे। बीच में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस की सैफरन के साथ, इंजन का 70,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर है, वो अब एक एग्रीमेंट है जिससे इंजन, सैफरन के इंजन इंडिया के अंदर बनेंगे और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट उसके अंदर इंजन लगेंगे। हो सकता है इनके भी साथ अंदर लग जाए, लेकिन साथ में हमें अभी भी शॉर्टेज है। तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है रशिया के साथ Su-57 का, यानी कि करने जा रही है बहुत जल्दी, जब पुतिन इंडिया के अंदर आएंगे। और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है, और इन्होंने कहा कि हमें इसकी जरूरत है। और ये 8 स्क्वाड्रन हमको दी जाएंगी, जो एग्रीमेंट साइन की, जो इंडिया परचेज करना चाहता है। 2 स्क्वाड्रन आएंगे रशिया से डायरेक्टली और 6 इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। यहाँ पे कुछ इश्यूज थे इंडिया के रशिया के साथ। ये एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया था 5th जनरेशन के Su-57 को प्रिपेयर करने का, मैन्युफैक्चर करने का, लेकिन बाद में इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, साथ में कुछ इश्यूज थे पैसे के। और इंडिया चाहता था कि उसको इक्विपमेंट वो लगे जो उसको चाहिए, तो रशिया हमको वो इक्विपमेंट नहीं दे रहा था। और अब भी इंडिया ने उनसे कहा कि हमको इसके अंदर अपना रडार, वहां पे AES रडार लगा हुआ है, इंडिया कहता है कि हमको अपना रडार लगाना है, जिससे कुछ दिक्कत आ रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन ऐसा लगता है कि ये इशू रिजॉल्व हो गया है, क्योंकि पुतिन और मोदी ने कहा था कि हम अपनी ट्रेड को 2030 तक करना चाहते हैं $100 बिलियन, और जो मेन इशू होगा वो होगा डिफेंस का। तो अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो होने वाला है, उसके अंदर ये इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के अंदर। वैसे भी इंडिया के पास 274 Su-30 MKI फाइटर जेट है, जिनको इंडिया के अंदर अपग्रेड भी किया गया था। महाराष्ट्र के अंदर एक फर्म है, एक HAL का, जो नासिक के अंदर, वहां पे किया जाएगा। और रशिया ने कहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, बाकी जो आपको चीज चाहिए वो भी हम आपको देंगे, यानी कि इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिया अगर उसके अंदर अपने इक्विपमेंट लगाना चाहे तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम में फ्रांस के साथ आ रही थी, लेकिन रशिया ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपको चाहिए हम आपको देंगे। R-37M मिसाइल, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर की, वो भी इसके अंदर लगी हुई है। और इंडिया चाहता है कि उसके अंदर R-77M की मिसाइल लगे, जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर की, जबकि R-37M की मिसाइल की रेंज है 300 किलोमीटर की। और जो पाकिस्तान के पास मिसाइलें हैं जो उनके एयरक्राफ्ट में लगी है, वो है चाइनीज PL-15, जिनकी रेंज है 230 किलोमीटर की। तो इंडिया पाकिस्तान से आगे रहना चाहता है। और दूसरी बात है कि हमारी एयरफोर्स ने कहा कि हमको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमको डीप पेनिट्रेशन के लिए चाहिए पाकिस्तान और चाइना के अंदर, जबकि हमारे जो रफाल थे और Su-MK30I फाइटर जेट है, उनकी वो भी पाकिस्तान के अंदर डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इनकी जरूरत इसलिए पड़ी हमको Su-57 की, ये हैवी एयरक्राफ्ट है, ज्यादा अपने साथ सामान ले जा सकते हैं, ज्यादा मिसाइलें ले जा सकते हैं, और इनकी जो एक सॉर्टी होगी उसके अंदर पाकिस्तान के द्वीप तो कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बम गिरा पाएंगे, मिसाइलें गिरा पाएंगे। इसलिए इंडिया चाहता है कि Su-57 को लिया जाए, जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। साथ में अगर हमारा चाइना से बाहर होता है तो Su-57 ज्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि वो डीप पेनिट्रेट भी कर पाएंगे, ज्यादा मिसाइलें भी ले जा सकेंगे। साथ में एक और बात है, हाँ, साथ में एक और बात है, ये जो Su-57 है, ये ड्यूल, यानी कि 2 एयरक्राफ्ट एक टाइम पे जाते हैं। तो इसलिए कि एक तो करता है अटैक, दूसरा उसको मॉनिटर करता है कि कोई खतरा ना हो नीचे से या ऊपर से, और वो दूसरा तैयार रहता है उसको काउंटर करने के लिए अगर कोई भी डेंजर होता है पहले एयरक्राफ्ट को। और साथ में एक और बात है कि जो प्लेन है, ये जाते जाते हवा में ऐसे खड़े हो सकते हैं। इससे क्या है कि जब आपकी डॉग फाइट होती है, तो डॉग फाइट में जो पिछला प्लेन है वो इसको कुछ कर नहीं पाएगा।
तो इसलिए हमारी एयरफोर्स को इसकी भी जरूरत है। और इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद और इंडिया के SU-30 MKI जो उनको अपग्रेड किया जा चुका है, उनको भी 4.5 जनरेशन का प्लेन तैयार किया जा चुका है और इसके बाद इंडिया की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी। साथ में इंडिया एक साथ में एग्रीमेंट साइन कर रहा है रशिया के साथ, उनके KA-226T हेलीकॉप्टर ले रहा है, 200 हेलीकॉप्टर। इसकी डील पहले भी साइन की गई थी, लेकिन कुछ इंजन आ रहे, कुछ यहाँ पे इश्यूज आ रहे थे। एक इशू ये था कि ये जो इसकी जो इंडिया का जो कंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 60%, या इसकी 60% टेक्नोलॉजी इंडिया को दी जाए, लेकिन रशिया को इस पर दिक्कत आ रही थी क्योंकि इसके इंजन आपके कनाडियन इंजन थे। अब कनाडा ने इनके ऊपर सैंक्शन भी लगा दी जब से रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ। तो रशिया ने अपने इंजन बना के इस हेलीकॉप्टर को तैयार करके रखा और इंडिया के साथ डील करने जा रहा है। और रशिया ने कहा कि हमको 70% आपको इसकी टेक्नोलॉजी भी देंगे, साथ में इससे पूरी नॉलेज देंगे ताकि इनको इंडिया के अंदर बनाया जा सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 60 हेलीकॉप्टर हम आपको देंगे रेडी कंडीशन में, बाकी 140 आप इंडिया के अंदर बनाइए। तो इंडिया की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो रशिया पूरी कर रहा है। साथ में कुछ और भी इशू आ रहे हैं इसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं रशिया यूएस आप पे सैंक्शन लगा देगा। देखिए, आज हम यूएस की सैंक्शन की परवाह नहीं कर रहे क्योंकि यूएस ने एक तरीके से हमारे पास 50% टैरिफ लगा रखा है, तब भी हम चल रहे हैं। यूएस हमारे को और भी टैरिफ लगाने के चक्कर में, हम उसकी भी परवाह नहीं करेंगे क्योंकि हम आज अपने आप को तैयार कर चुके हैं इस सभी इशू को डील करने के लिए। इसलिए इंडिया ने सोचा है कि अब हम चलेंगे, रशिया के साथ डील करेंगे और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। इंडिया की जो मैं 2 मिनट के बाद आपको देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास एयरफोर्स नहीं होगी तो हम लड़ेंगे किससे। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे को तो रिक्वायरमेंट है 42 स्क्वाड्रन की, वो मिनिमम है, लेकिन आज हमको चाहिए 60 स्क्वाड्रन। तो इंडिया आज अपने आप को तैयार कर रहा है 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स की फ्लीट को तैयार करने के लिए। हाँ, अब आप करिए। डेफिनेटली सर, वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी और किसी पे निर्भर नहीं होंगे। आई थिंक ये उनका काफी जोर है सर। यहाँ पर खाली एक पॉइंट में यहाँ पर फ्लैशबैक में बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग 2014 से पहले कांग्रेस के टाइम पे एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल एक कम्युनिटी थी इंडिया में, द आर्म्स डीलर, और जबरदस्त परसेंटेज वो लेते थे जिसमें देश का बहुत नुकसान होता था और उन पे निर्भर करना पड़ता था और पता नहीं उसके बाद बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती थी डीलिंग के टाइम जाके। सो थैंक गॉड कि मोदी जी के आने के बाद आज वो आर्म्स डीलर गायब हो गए और इंडिया की जो इकोनॉमिक राइज है, इंडिया की जो इम्पोर्टेंस ग्लोबली बढ़ती जा रही है। देखिए, अच्छे से अच्छे देश भी आज इंडिया को खुश करने पे चले हुए हैं और सबसे पहले तो रशिया मानता है इस बात को कि भाई ऐसा दोस्त हमारा जेन्युइन रहेगा, ये कभी हमें धोखा देगा नहीं, और वो बिल्कुल वैसे ही मदद कर रहा है, नॉट ओनली गिविंग प्लेन्स बट टेक्नोलॉजी पूरी बैकअप करके। और वो भी कोशिश ये कर रहा है कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे प्लेन बने कि जो हमें भी सप्लाई करें। So that and I'm sure the French will also be doing it. I'm sure the other countries, and एक इजराइल हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है सर, वो भी he is also into arms. I don't know, उसका बताइए, आप मुझे बताइए कि वो किस तरह से, how big they are, how influential they are as arms producer. देखिए, वो एक्चुअली हमको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हमको जो डिफेंस सिस्टम है उसमें हेल्प कर रहे हैं। जब हमारा चाइना से स्टैंड ऑफ चला था बॉर्डर पे, तो यहाँ पे इंजीनियर्स आए थे और उनका जो आयरन डोम है वो 2 यूनिट इंस्टॉल करके चले गए थे यहाँ पे। हमको जब भी जरूरत पड़ती है इजराइल से, तो हम उनसे आर्म्स लेते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं जो उनको देता है। आप देखिए, जो भी हमारे प्लेन्स है, जो भी इनको दूसरी चीजें बनती है, आप हमें जैसे बराक 8 मिसाइल बनाई है, वो हमने बनाई है इसराइल की मदद से, दोनों ने मिलकर बनाई है, जिसको बड़े इफेक्टिवली यूज किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। अब आपने एक इशू उठाया, मैं आपको इस बात पे थोड़ा सा क्लियर करा दूं, स्पेशली जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बता दूं कि बोफोर गन की डील हुई थी जिसमें राजीव गांधी ने कमीशन खाई और मैंने उस केस को खुद डील किया है, पार्ट केस डील किया। हमारा केस होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो उस इन्फॉर्मेशन को सीबीआई को पास करके देते हैं क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन का काम सीबीआई का है। और हमने वो दी तो सीबीआई की टीम आई थी वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके अंदर हमने कुछ लोगों के नाम दिए, उनसे सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन उसके बाद इस केस को आगे प्रोग्रेस नहीं किया गया क्योंकि एक तो अल के अडवाणी नहीं चाहते थे कि राजीव गांधी के खिलाफ केस हो, क्योंकि अल के अडवाणी बनना चाहते थे पीएम,
कि जब उनकी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट होगी तो उनको कांग्रेस सपोर्ट करेगी, सोनिया गांधी सपोर्ट करेगी। और इसी तरीके से जब मुलायम सिंह यादव पीएम थे तो उन्होंने भी इस केस को दबा दिया, क्योंकि वो भी चाहते थे पीएम बनना, और वो पीएम बनना चाहते थे कांग्रेस की सपोर्ट से, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सबको पता था हमारी तो पूरी सीटें आएंगी नहीं। तो ये जो केस था दबा दिया गया। और आपने जो दूसरा इशू उठाया कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं, यहाँ पे बहुत से डीलर घूमते थे। आपको मैं एक बड़ी क्लियर बात बता दूं, जो सबसे बड़ा डीलर था या जो अकेला डीलर था जो डील करता था, वो कांग्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है। एक लेडी है कांग्रेस की लीडर, जो आर्म्स डील में इन्वॉल्व होती थी पूरे तरीके से। जैसे आपने वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे, उसका इन्फ्लुएंस था मनमोहन सिंह के ऊपर, बहुत इन्फ्लुएंस था। जैसे हमने वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे, लेकिन उन्होंने कोई हमारी आर्मी के लिए सामान नहीं खरीदा, एयरफोर्स के नहीं खरीदा। जैसे हमारी आर्मी कहते थे बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, हमको शूज दे दो, शूज लिए फॉरन से, हेलमेट दे दो, लेके नहीं दी। वो कहते थे हमको नाइट विजन इक्विपमेंट दे दो, वो नहीं दिए, क्योंकि उनमें कमीशन नहीं मिल रही थी। क्योंकि जो आपके नाइट विजन के इक्विपमेंट है वो हमें मिलते थे रक्षा इसराइल से, इसराइल कमीशन लेता ना देता है, तो इसलिए वो सामान खरीदा नहीं गया। लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर नहीं खरीदे, वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे, क्योंकि उसमें सीधी कमीशन मिल रही है। लेकिन केस ओपन हो गया और उसके बाद ये सामान खरीदा नहीं गया। इसी तरीके से जो सारा काम किया जाता था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं करता। आदमी वो करते हैं जो पावर के क्लोज होते हैं, जो मनमोहन सिंह के क्लोज थे। आप मनमोहन सिंह के कान पकड़ के कह सकते थे आप ये यहाँ पे साइन करो, वो ये काम कर सकते हैं। यानी कि मैंने कहा एक बड़ी पावरफुल लेडी थी कांग्रेस की, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे पास इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी इस सब्जेक्ट की। कभी नाम लूंगा मौका पड़ेगा तो। लेकिन दूसरी बात, आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, क्या है आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि देश के अंदर सामान को बनाया जाए। उससे क्या है कि हमें कई बार हम सामान बाहर से लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, जब कंट्री में बनाते हैं तो महंगा पड़ता है। महंगा पड़ने का रीजन ये है कि हमारे लोकल लोग इसको काम को करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है, लेकिन जब यहाँ लोग बनाते हैं इंडिया के अंदर तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। दूसरा रीजन ये होता है कि जब उसके स्पेयर पार्ट्स बनाने चाहिए होते हैं तो इंडिया के अंदर अवेलेबल होते हैं और लॉन्ग रन में हमें सस्ता पड़ता है। ये है आत्मनिर्भर। और अगर लड़ाई होती है, इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कारगिल के अंदर हमें बफोर गन्स हमने लगाई थी, लेकिन उसका एमुनिशन नहीं था, एमुनिशन था सिर्फ 10 दिन का। उसके बाद इंडिया ने जब यहाँ से रिक्वायरमेंट भेजी गई तो वहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया उसका एमुनिशन का, यानी कि तोपों का एमुनिशन हमने फॉरेन से लिया। और जब हमारे पास क्या कि आप एक प्लेन भेज दो, सामान उठा लो, तब बफोर गन्स चली। और जब अगर इंडिया में सामान बनाया जाएगा तो उसके लिए में किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और मेन, जैसे मैंने कहा कि जब हम बाहर से सामान लेते हैं सस्ता पड़ता है, जब इंडिया में बनाते हैं तो महंगा पड़ता है। लेकिन इंडिया बनाने के साथ एक तो लोगों को नौकरी मिलती है, जहाँ पे उनको टैक्स भी लगता है, उनके पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास उसका हिस्सा। और दूसरी बात है कि हमें अगर उसका फ्यूचर के अंदर स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमें किसी के ऊपर देखना नहीं पड़ता। तो लाइकली अगर 5 साल के बाद वो सामान हमको सस्ता पड़ता है और फ्यूचर के अंदर और ज्यादा सस्ता पड़ता है। जो डिफेंस के इक्विपमेंट है ये चलते हैं 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक। इसलिए पीएम मोदी ने स्ट्रेस किया है आत्मनिर्भर भारत। जैसे भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो हमारे पास रफाल थे, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइलें थी, हमारे पास दूसरी मिसाइलें थी, हमारे पास SU-30 MKI फाइटर जेट थे, हमारे अपने फाइटर जेट थे, जिस वजह से हमें किसी को पूछना नहीं पड़ा। नहीं तुम कभी शक्ल देखते अमेरिका की, कभी देखते इसराइल की, कभी और किसी कंट्री की। तो इसलिए इंडिया आज अपनी कंट्री के अंदर सामान बना रहा है, खुद बना रहा है, देश को मजबूत कर रहा है। और पीएम मोदी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया का, वो है देश को स्ट्रॉन्ग करना, देश को किसी पे डिपेंडेंट न रखना। आज देखो कि अमेरिका हमारे पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, क्योंकि हम उनसे सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उस पर भी अमेरिका को डिफीट कर दिया जाएगा हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोग्राम की वजह से। लेकिन आज इंडिया अपनी डिफेंस सर्विस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगी तो हम बच पाएंगे। अगर हमारी डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हमारे पे चाइना भी अटैक करेगा, पाकिस्तान भी अटैक करेगा। जब पाकिस्तान ने बार बार कहने पे भी टेररिस्ट अटैक किया तो हमने ऑपरेशन से दूर कर दिया। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान भागता फिर रहा है, किसी तू आ जा, ये आ जा, फलाना आ जा, सऊदी हमें बचा ले। लेकिन पाकिस्तान को कोई नहीं बचाएगा, ना सऊदी बचाएगा, ना अमेरिका बचाएगा। इंडिया ने जब भी ठोकना होगा पाकिस्तान को ठोकेगा, अपने इक्विपमेंट से ठोकेगा। उनको बर्बाद करना है तो करेंगे। सर एक खाली बात यहाँ कर ले कि मेरे भी आर्मी के कॉन्टैक्ट्स हैं, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो मोदी जी ने एक सेंटेंस कहा था कि तुम्हारी तरफ से गोली चलेगी तो हमारे यहाँ से गोले चलेंगे। और ऐसी जबरदस्त बम्बार्डमेंट हुई है, मैंने वो मुझे आर्मी वाला बोलता है, कहते हैं वो हमारी जो तोपें थी इतना ज्यादा फायरिंग की उन्होंने कि एकदम लाल हो गए थे, गर्म हो गए थे। देखो है, होता है।
So anyway, we will do it, and I think we had a wonderful discussion today. तो आप बताइए सर, अपना मैसेज दे दीजिए, एंड आई हाँ थिंक वी शुड वाइंड अप दिस प्रोग्राम। एंड में आप लोगों से अपील करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी थोड़ी मदद से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम और अच्छे वीडियो बनाएंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारा पर्पस है देश की सेवा, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को नॉलेज देना, लोगों को प्रोग्रेस करना, और इसी पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।